नमस्कार बच्चों। अब हम लोग देखेंगे आगे का जो पॉइंट्स है, एक नवीन जीवन शैली, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। तो देखते हैं कि इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो एंड दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। तो जब हम किसी छोटे से पौधे को वो लगाते हैं तो हम देखते हैं कि इसको एक पौधा से एक पेड़ होने में बहुत समय लगता है, इसको ग्रो करने में कुछ समय लगता है। ये कुछ दिन हो सकता है, सप्ताह हो सकता है, महीना हो सकता है या फिर साल भी हो सकता है। सो व्हेन पीपल began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened। मतलब कि अगर आप बीज बोते हैं तो आप लंबे समय तक उनकी देखभाल करने के लिए एक जगह रहेंगे, बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक। उस दौरान सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उसकी सुरक्षा करना, ये काफ़ी सारे काम शामिल होते हैं। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और तब जाकर आपका जो अनाज होता है वो सावधानी से आप उसको यूज़ कर पाते हैं, आप अपने उत्पादन को कलेक्ट कर पाते हैं। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेन जो है वो स्टोर किया जाता है। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। इसको स्टोर करने के लिए पीपल जो है अलग अलग तरीका अपनाते हैं और इसके लिए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते हैं। So in many areas they began making large clay pots और wove basket, या फिर बुनी हुई जो टोकरियाँ होती है, या फिर डग पिट्स यानी ज़मीन में गड्ढा खोदकर इसको रखा जाता है। So कभी आपने ऐसा सोचा है कि डू यू थिंक हंटर गैदरर वुड हैव मेड एंड यूज पॉट्स? क्या कभी हंटर गैदरर जो शिकार करते थे और उस शिकार को स्टोर करने के लिए ये चीज़ बनाया करते थे? और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बताइए क्यों। अगर आपका जवाब हाँ में है तो कारण बताइए, ना में है तो भी कारण बताइए कि आखिर क्यों नहीं ऐसा करते थे। सो एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स जो हैं वो नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं, उनकी संख्या नेचुरली बढ़ती है जब वो बच्चे देते हैं। बिसाइड इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क which is an important source of food and meat whenever required। उसकी जब आप देख रेख करते हैं तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो आपको दूध देते हैं। दूध जो है आपके लिए फूड का एक बहुत बड़ा सोर्स है। फिर किसी से आपको मीट भी मिलता है जब आपको रिक्वायर्ड होता है तो। सो इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं कि एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड। यानी कि एनिमल को जब आप पालते पोसते हैं, एनिमल का जब आप देख रेख करते हैं तो ये जानवर जो हैं आपके लिए पशुपालन ही भोजन का भंडारण होता है। यानी कि पशुपालन ही भोजन के भंडारण का एक तरीका है। सो अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। इसके अलावे जानवरों से हम और क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? क्या आज जानवर का उपयोग होता है, और अगर उपयोग होता है तो किस लिए होता है? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर इन द फॉलोइंग मैप नंबर 2 जो कि पेज नंबर 13 में दिया हुआ है। इच मार्क्स ए साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। वहाँ पे आप उस मैप में देख सकते हैं कि कहाँ जो है वो साक्ष्य मिला है फार्मर्स एंड हर्डर्स का। कई सारे एविडेंस मिले।
सो दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कंटिनेंट। ये पूरे जो उपमहाद्वीप है वो सभी जगह पाया गया है, सभी जगह कोई ना कोई फाइंडिंग्स मिले हैं। एंड सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है। इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन द ईस्ट एंड द साउथ इंडिया। तो पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले हैं जहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स कौन थे। सो टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वेयर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, आप फाइंड आउट कीजिए कि ये जो साइट्स है जो फार्मर्स के सेटलमेंट्स का या हर्डर्स के सेटलमेंट्स का, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन। तो वहाँ इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं या फिर हड्डियों के नमूनों का स्वयं अध्ययन करते हैं। तो क्या पाते हैं ये? तो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन। जो सबसे मोस्ट कह सकते हैं एक्साइटिंग जो यहाँ पे पाया गया है रिमेन्स, वो अनाज का जला हुआ टुकड़ा है। दिस मे हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली और ऑन पर्पसली। ये संभव है कि एक्सीडेंटली भी हो सकता है ये जल गया होगा, या फिर संभव है कि इसको खास पर्पस के लिए जलाया गया होगा। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप वेयर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। तो साइंटिस्ट इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन कौन से क्रॉप उस समय ग्रो किया जाता था या किया जाता रहा होगा। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल। ये अलग अलग जानवरों के बोन्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब इन सारे चीज़ों को आप देखते हैं, पता करते हैं, इसकी जानकारी उन्हें मिलती है, तो फिर वो इस चीज़ों को हमारे सामने रखते हैं। अब सेटल्ड लाइफ की ओर अगर बात करें तो ये जब इन सारे चीज़ों की फाइंडिंग हो रही थी, अब जब ये लोग धीरे धीरे खाना पकाना भी सीखने लगे, तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को झोपड़ी या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसे ट्रेसेस मिले जहाँ लगा कि ये घर हो सकता है, घर के निशान हो सकते हैं। जैसे कि कुछ एरिया है जो नाम है बुर्ज होम, जो कि प्रेजेंट टाइम में ये कश्मीर में है। ये एरिया कश्मीर का एक भाग है। विच वेयर डग इनटू द ग्राउंड। ये कुछ ऐसे पिट हाउस थे जो कि ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर उसमें रहने की व्यवस्था की गई थी। विथ स्टेप लीडिंग इनटू देम, और उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। दिस मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। ये संभव है कि ठंड के दिनों में इन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता था। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्थ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं ये इन्होंने पाया है कि ये हट्स जो होते थे उसके अंदर और बाहर दोनों जगह पे आग जलाने की जगह मिली है। तो ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन, ये लोग घर के बाहर या फिर घर के अंदर खाना बनाते रहे होंगे। सम स्टोन्स टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। कुछ ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे स्टोन टूल भी फाइंड आउट किए गए हैं। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। अब इसमें से कुछ है जो बहुत पुराने हैं जिनको पैलियोलिथिक टूल कहा गया, और जो कुछ हैं जो बहुत बाद में फाइंड आउट किए गए जिनको नियोलिथिक कहा गया है। तो ये डिफ्रेंसिएशन कैसे आया? तो टूल्स के जो टाइप्स हैं उसको देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि ये कौन पैलियोलिथिक है और कौन नियोलिथिक। दिस इंक्लूड्स टूल्स दैट बेयर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स
and other plant produce। ये जो औजार होते हैं, इस औजार में धार होती है, जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का भी यहाँ प्रयोग किया जाता था। अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त चीज़ों को पीसने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि आज हजारों साल बाद भी ओखली मूसल का प्रयोग किया जाता है। इवन टुडे several thousands years later we used it। At the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used, and remember some tools were also made up of bone। और अगर प्राचीन काल में पैलियोलिथिक समय की बात करें तो उस समय भी औजार का प्रयोग हो रहा था, और ये औजार हड्डियों के, ये औजार पत्थरों के बने होते थे। Many kinds of earthen pots have also been found। बहुत सारे ऐसे जो पुरा स्थल हैं, जो एंशियंट टाइम के जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, वहाँ पे मिट्टी के भी बर्तन मिले हैं, अर्देन पॉट्स भी फाइंड आउट किए गए हैं। दिस वेयर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वेयर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। ये चीज़ें जो है वो काफ़ी कुछ डेकोरेटेड भी होती थी, जिसमें सामान रखा जाता था। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड यूटेंसिल्स एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। तो इसके साथ साथ उस समय चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज का उपयोग किया जाता है, जो आज हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इसके साथ साथ जब लोग कपड़े, इस समय कपड़ा भी बुनने की शुरुआत हो चुकी थी। ये लोग क्लॉथ की वीविंग भी करते थे। अगर क्लॉथ वीविंग के मटेरियल की बात करें तो मटेरियल के रूप में इनका ये कॉटन का यूज़ करते थे, और कपास इनके लिए आवश्यक पौधा था, और इससे पता चलता है कि कपास उस समय उगाया जाता होगा। तो क्या ये जो सारे चेंजेस हैं, एवरीवेयर एक ही टाइम में ऑकर हुए होंगे, एक ही साथ सब कुछ क्रिएट हुआ होगा? इन मेनी एरियाज मेन एंड वीमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ आज भी लोग शिकार और उसी शिकार से जमा फूड पे डिपेंडेंट है। एंड एल्स वेयर पीपल एडॉप्टिंग फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड्स ईयर। हजारों साल तक ये जो सिस्टम है फार्मिंग और हर्डिंग का, ये लोग अपनाए हुए थे। बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिज एक्टिविटीज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। तो स्त्री पुरुष का शिकार करना, स्त्री पुरुष जहाँ लोग मिलकर शिकार करते थे, भोजन का संग्रह का काम करते थे, वहीं अगर देखें तो हजारों साल तक धीरे धीरे ये लोग खेती और पशुपालन को अपनाना शुरू कर दिया। हजारों साल लग गए इसको अपनाने में, और मौसम के मुताबिक ये अपना अदला बदली करते थे। सीजन के अनुसार ये जीविका चलाया करते थे, और इनके सीजन के अनुसार इनका जीविका चलाने का जो तरीका है वो बदल जाता था। अब एक थोड़ा क्लोज़र लुक लेते हैं हम लोग मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ जो कि मैप नंबर 2 में दिया हुआ है, पेज नंबर 13 में, ये एक साइट है जो कि बहुत ही फर्टाइल प्लेन का है। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट इनटू ईरान। ईरान जाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता था बोलान पास, और यही एक जगह स्थित है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट। मेहरगढ़ प्रोबेबली एक ऐसा जगह था जहाँ पे जो लोग हैं वो बार्ली और वीट उगाया करते थे, एंड रियर शिप एंड गोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। और सबसे पहले ही यहाँ शिप और गोट्स को पाला गया था, डोमेस्टिकेटेड किया गया था। तो इस तरीके से ये बातें क्लियर हो जाती है कि बोलन दर्रे जो है वो एक हरा भरा प्लेन एरिया था, जहाँ पे स्त्री पुरुष जो थे सब ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाया और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो इट इज़ द वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज
दैट वी नो अबाउट। तो सबसे कह सकते हैं कि प्राचीन क्षेत्र है, प्राचीन गांव का पता चला है ये, जो कि मेहरगढ़ में स्थित था। इट इज़ एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन वेयर ऑल्सो फाउंड। कई जानवर के हड्डियां भी यहाँ प्राप्त हुआ है। सो बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गॉट वेयर फाउंड। तो कुछ वाइल्ड एनिमल के भी हड्डियां प्राप्त हुई है, और जो कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनकी भी हड्डियां प्राप्त हुई है। तो अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस। और कुछ अगर दूसरे फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउस भी फाइंड आउट किए गए हैं। सो ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। तो कहा जाता है कि यहाँ 4 या 4 से ज़्यादा कमरे पाए गए हैं, जिसमें कुछ संभवतः ऐसा है कि उसमें भंडारण यानी स्टोरेज की भी व्यवस्था थी। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स जनरली पे रेस्पेक्ट टू देम। जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो लोग इनके प्रति रेस्पेक्ट दिखाते थे। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव्स दैट देयर इज सम फॉर्म्स ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। और मृत्यु के बाद सामान्यतः इनके जो सगे संबंधी थे इनके प्रति सम्मान दिखाते हुए ऐसा सोचते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, और इसके लिए बहुत सारे जो ब्यूरियल्स हैं, जो कब्रगाह हैं जहाँ पे इनको मरने के बाद दफनाया जाता था, वैसे दफनाए गए क्षेत्र मेहरगढ़ में पाए गए हैं। एंड इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बरीड विथ गॉड्स विच वेयर प्रोबेबली मींट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। और उनके साथ कब्र में एक गॉड भी मिली है, जिससे पता चलता है कि संभवतः इसको इसलिए दफनाया गया होगा कि मरने के बाद जो जीवन है उस जीवन में इनको भोजन की कमी ना रहे। तो इस तरीके की उस समय विश्वास था कि मरने के बाद भी जीवन होता है। और अगर बात करें केविंग पेंटिंग्स की, तो एटलस में आप फ्रांस को ढूंढिए। फ्रांस में एक गुफा मिला है जो लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली बच्चों ने इसे खोजा था। और ये जो जगह खोजा गया है इसके बारे में बात करें तो ये लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बनाए हुए पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग्स likely these were made between 20,000 and 10,000 years ago. Many of these were of animals such as wild horse, aurochs, and older wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer, and bear painted in bright color. तो यहाँ जो पेंटिंग्स बनाए गए हैं, इस पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जीव का जो चित्रण किया गया है, घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सुअर, और इस सब को गहरे चमकीले रंग से चित्रित किया गया है, बनाया गया है। और इन रंगों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि मिनरल्स का यूज़ किया गया है, आयरन ओर का यूज़ किया गया है, चारकोल का यूज़ किया गया है। मीन्स ये बताता है कि इट इज़ पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग्स वेयर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन। ये किसी खास समय में बनाया गया होगा और उस समय ये लोग आयरन का यूज़ करते थे। और परहैप्स दे वेयर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय हंटर बिफोर दे वेंट टू सर्च ऑफ प्रे। तो जब ये शिकार करने जाते थे तो शायद उस समय ये लोग इसका जो चित्रण किया करते थे। उसी तरीके से एक नियोलिथिक साइट्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि एक टर्की का, पहले आप एटलस में टर्की को ढूंढिए। टर्की एक जगह है, तुर्की जिसको हम लोग कहते हैं, और ढूंढेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट है, जिसको दूर दराज से स्थानों में कई चीज़ें लाई जाती थी यहाँ पे और इनका उपयोग किया जाता था। और ये पूरा स्थल का नाम है चाताल ह्यूक। तो ये चाताल ह्यूक जो है, कैटल ह्यूक जो है, वो टर्की में पाया गया है। एंड यहाँ पे बहुत दूरी से सेवरल थिंग्स वेयर ब्राउट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूरी से बहुत सारा चीज़ यहाँ लाया जाता था, जैसे कि फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, सीरिया से चकमक का पत्थर, कौरीज फ्रॉम द रेड सी, लाल सागर से कौड़ियाँ लाई गई है, कौड़ी। एंड सेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से सीपियाँ लाई गई है, समुद्र में पाया जाने वाला जो पत्थर होता है। सो इनका यूज़ जो है सेटलमेंट के लिए किया गया है। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था,
लोग सामान को खुद अपने पीठ पर या जानवरों के पीठ पर लाद कर लाया ले जाया करते थे। तो आप बताइए कि आज भी इसका यूज होता है कौड़ियों का या सीपियों का। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि किस तरीके के पहले लोग फूड गैदरर थे, हंटर थे, फूड गैदरर हुए, फिर उसके बाद फूड ग्रोअर बने, प्रोड्यूसर बने, फिर धीरे धीरे उनका लाइफ सेटल्ड हुआ। तो पूरा ये जो कहानी है वो हमारे अर्ली ह्यूमंस के डिस्कवरी पे, फाइंडिंग्स पे आधारित है। अब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके हमारे साथ शेयर करेंगे, और जैसा इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है फर्दर उस तरीके से आप कॉपी को चेक कराने के लिए हमारे पास सेंड करेंगे। धन्यवाद।